उत्तराखंड की धामी सरकार ने आज एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है। उत्तराखंड में भू कानून के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसके बाद चर्चा शुरू होने लगी है कि आखिर ये भू कानून कैसा है। क्या पुराने तमाम प्रावधानों को रद्द कर सरकार एक नया मसवदा तैयार कर चुकी है भू कानून को लेकर, और जो तमाम भू कानून मूल निवास संघर्ष समिति है, जो लोग अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं भू कानून की मांग को लेकर, क्या उनके अनुरूप उस तरह के प्रावधान इसमें रखे गए हैं, ये अब बड़ा सवाल है। जो बातें अभी तक निकलकर सामने आ रही हैं वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ कि इस कानून में जो धामी सरकार लेकर आई है भू कानून, उसमें क्या क्या है। एक पहली बात तो साफ है कि हिमाचल की तर्ज में भू कानून मांगा जा रहा था उत्तराखंड में, वो तो नहीं है। हिमाचल की तरह उत्तराखंड का भू कानून नहीं होने वाला है। इसमें कई जगह पर शिथिलता है और उस तरह के प्रावधान उत्तराखंड में लागू नहीं हो सकते और वो जोखिम मोल लेना नहीं चाहती है धामी सरकार। लेकिन जो कानून प्रस्ताव तैयार किया गया है उसमें क्या खास है, मैं आपको ये बता दूं। एक तो त्रिवेंद्र सिंह सरकार, पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे तब जो प्रावधान किए गए थे भू कानून को लेकर, उन्हें निरस्त कर दिया गया है, ये बताया जा रहा है। और इसके अलावा जो बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद पर प्रतिबंध लगा है, कृषि और बागवानी के लिए जो ज़मीन खरीदी जाएगी बाहरी लोगों से, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये बड़ी खबर और एक बड़ा प्रावधान इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प मामला ये है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर ज़िले को छोड़कर बाकी 11 ज़िलों में ये प्रतिबंध लागू होगा। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया है, उस पर भी सवाल होंगे। ये जो मोटी बातें अभी तक निकल कर आ रही हैं, प्रस्ताव में क्या है, कानून में क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, वो डिटेल से जब सामने आएंगे तो उस पर चर्चा होगी। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं उनमें ये है कि बाहरी लोगों का उत्तराखंड में कृषि और बागवानी के लिए जो ज़मीन खरीदी जाती थी और उस ज़मीन के खरीदने के बाद जो खेल शुरू होता था, वहाँ रिजॉर्ट बन जाते थे, होटल बन जाते थे, कृषि भूमि का लैंड यूज चेंज होता था, उसको लेकर सबसे बड़ी दिक्कत थी, उत्तराखंड के लोगों का रोष था। उसको धामी सरकार ने फिलहाल के लिए 11 जिलों में बाहरी लोगों की भूमि खरीद पर रोक लगा दी गई है कृषि और बागवानी को लेकर। इसके अलावा पहाड़ों में चकबंदी और बंदोबस्ती का निर्णय लिया गया है। यानी कि जो भू कानून है उसमें ये बात कह दी गई है कि पहाड़ों में चकबंदी होगी, बंदोबस्ती होगी, क्योंकि भू कानून तब तक सार्थक नहीं है जब तक चकबंदी भूमि बंदोबस्त नहीं होता। और वो अंग्रेज़ों के दौर में कभी हुआ करता था, उसके बाद तो चकबंदी हुई नहीं है उत्तराखंड में। तो ऐसे में पता ही नहीं है किसी को कि एक खेत कहाँ है, दूसरा कहाँ है लोगों का पहाड़ों में। तो जब तक उनको मालिकाना हक नहीं मिल रहा, ज़मीन एक मुश्त एक जगह पर नहीं आ रही है, उसकी कोई पैमाइश नहीं है, तो कैसे क्या भू कानून का फ़ायदा मिल पाएगा, ये सवाल था। भू कानून तभी सार्थक है जब बंदोबस्ती हो, चकबंदी हो। तो सरकार ने जो भू कानून को लेकर आज निर्णय लिया है उसमें यह भी फैसला लिया है कि चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी। कब होगी, कितना समय लगेगा, ये कुछ नहीं पता। पहाड़ी इलाकों में भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित करने और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी बंदोबस्ती की जाएगी। जैसा कि आपको बता रहा हूँ, जिलाधिकारियों के अधिकार जो हैं वो सीमित किए गए हैं। भूमि की खरीद फरोख्त में उसके निर्णय को लेने के लिए जिलाधिकारी को पावर है, उनको कई अधिकार मिले हैं। उनके अधिकारों पर कैंची लगाई गई है नए भू कानून में। वो भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ उसमें कहा गया है। और कुछ एक दो पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। इसके अलावा नगर निकाय सीमा के अंतर्गत आने वाली भूमि का उपयोग केवल निर्धारित भू उपयोग के अनुसार किया जाएगा। यानी कि जिस परपज के लिए नगर निकाय क्षेत्र में भी ज़मीन खरीदी गई है उसमें वही काम किया जाना चाहिए। ये नहीं चलेगा कि ज़मीन खरीदी कृषि के लिए और उसमें बना दिए होटल, जैसा कि उत्तराखंड में होता है। कानून तो फिलहाल यही कह रहा है, जो चीज़ें निकल कर सामने आए। इसके अलावा सरकार भूमि खरीद पर अपना नियंत्रण रखेगी। एक पोर्टल के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी कहाँ ज़मीन बिक रही है और कौन खरीद रहा है, किस लिए खरीद रहा है, उस सब को लेकर सरकार का नया कानून कहता है कि उस पर नज़र रखी जाएगी। और भी इसमें कई चीज़ें सामने निकल कर आएंगी। अब एक दिलचस्प बात यह है,
मूल निवास भूकानून को लेकर जो संघर्ष समिति है, जो लोग हैं, एक बड़ा आंदोलन उत्तराखंड में इस वक्त चल रहा था। कल भी हमने देखा जब विधानसभा शुरू हो रही थी, पहला सत्र का पहला दिन था, तब भी लोग सड़कों पर उतरे थे। उनका ये कहना था कि भूकानून पर निर्णय लेना चाहिए। 2 दिन पहले कैबिनेट हुई, उसमें कोई भूकानून पर फैसला नहीं आया तो लोग सवाल खड़े करने लगे और आज सत्र का दूसरा दिन था और इसी बीच कैबिनेट कर धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि जो भूकानून को लेकर जो लोग, विपक्षी दल और तमाम लोग जो इकट्ठा हो रहे थे और एक जन आंदोलन की तरफ ये भूकानून का मसला बढ़ रहा था, क्योंकि भूकानून की बात होते ही हर उत्तराखंडी के दिल पर चोट लग रही थी। चमोली से लेकर पिथौरागढ़ तक, उत्तरकाशी से लेकर उधम सिंह नगर तक भी जो लोग हैं उनके दिल में चोट लग रही थी। पहाड़ के लोग बड़े चिंतित थे। तो भूकानून एक ऐसा सेंसिटिव मसला था जिसके पीछे लोग जुड़ते जा रहे थे और आने वाले समय में क्या एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाता, क्या उसे समय पर बीजेपी सरकार ने भांप लिया और ये भूकानून का जो भी प्रावधान किए गए हैं, जो किए जा सकते थे, किसी भी तरह इस मामले को ठंडा करने की कोशिश की गई है और इस बड़े आंदोलन, उभरते आंदोलन को यहीं दबाने की कोशिश कर ली है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। इस पर भी चर्चा होने लगी है। अब मैं 1-2 पॉइंट बस ये बताना चाह रहा था यहाँ पर कि जो भूकानून को लेकर संघर्ष समिति बनी, उसने जो एक रेफरेंडम किया, लोगों से अपने फीडबैक लिया कि किस तरह का कानून होना चाहिए, तो उसको लेकर बड़े सख्त प्रावधान उन्होंने अपनी तरफ से रखे थे कि भूकानून अगर हो तो वो कैसा हो। वो भूकानून ऐसा हो कि एक तो 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में जो भी प्रावधान हुए थे उन्हें निरस्त किया जाए, ये उनका पहला एक प्रावधान था। मांग थी सरकार से, वो तो मान ली गई है। लेकिन इसके अलावा हिमाचल की तरफ भू सुधार अधिनियम धारा 118 लागू करने की बात की गई थी। गैर कृषकों को ज़मीन ट्रांसफ़र करने पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी। ये मूल निवास भूकानून संघर्ष समिति का एक प्रस्ताव है जो सरकार के सामने रखा गया है। इसमें बहुत कड़े नियम हैं कि दूसरे प्रदेश से जो व्यक्ति निजी उपयोग के लिए केवल 250 वर्ग मीटर की भूमि खरीद की सीमा तय हो और उस व्यक्ति को उत्तराखंड में 25 वर्ष से अधिक का निवास होने पर ही भूमि खरीदने की पात्रता दी जाए। ये बहुत रिजिड नियम थे, रखे हैं लोगों ने सरकार के सामने। इन्हें तो कोई भी ऐसा नियम मुझे नहीं लग रहा, केवल एक नियम के अलावा सरकार ने मांगा है। हिमाचल का कानून तो बहुत सख्त है, वो तो उत्तराखंड में पहले से अंडरस्टूड था कि सरकार नहीं लागू कर पाएगी। हाँ, जो कुछ बहुत बदलाव किए जा सकते थे वही सरकार ने किए हैं। फौरी तौर पर, सतही तौर पर ये माना जा रहा है कि ये भूकानून के प्रावधान सरकार ने किए हैं। बंदोबस्ती चकबंदी का मामला ठीक हो सकता है। इसके अलावा तमाम, जैसे उत्तराखंड में रहने वाली जो महिला हैं, अगर वो गैर मूल उत्तराखंडी से शादी करती हैं, शादी के बाद कहीं और वो रहती हैं और उनकी कोई ज़मीन यहाँ पर है, तो उस ज़मीन का मालिकाना हक उसी महिला, उसी युवती का होगा जो उत्तराखंड की है। उसके पति और किसी और के पास नहीं जाएगा, उस महिला के बच्चों को जा सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रावधान मूल निवास संघर्ष समिति ने सामने रखे थे, लेकिन उससे पहले सरकार अपना एक भूकानून ले आई है। वो प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो गया है, अब उसे अमली जामा पहनाना है। इस सत्र में तो नहीं, आने वाले सत्र में उसे सदन के पटल पर भी रखा जाएगा और कुछ चीज़ें सनकर सामने जब आ जाएंगी स्पष्ट तौर पर तो आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की बड़ी खबर, उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से लेकर अब तक सबसे बड़ा एक फैसला माना जा रहा है, बशर्ते कि जो कानून के प्रावधान हैं वो सख्त हों और वो उत्तराखंड के लोगों के हित में हों, उत्तराखंड की ज़मीन के हित में हों। ये लोग अपेक्षा कर रहे हैं। देखते हैं, जो मोटे मोटे प्रावधान अभी सामने आए वो मैंने आपसे साझा किए, लेकिन सही रूप में जब पूरा प्रस्ताव सामने आ जाएगा तो पता चलेगा कि हिमाचल से अपेक्षा के मुकाबले क्या उत्तराखंड में ज़मीन को लेकर सरकार ने प्रावधान किए गए। फिर चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।